Hello students, myself Kundan Misra, and once again I welcome you all at a Study for Nation YouTube channel, and I hope you all are doing great. And today I feel so thankful for your overwhelming response to the first video over this channel. तो आज की वीडियो की बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जितने भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, इन्वायरमेंटल बॉडीज जो भी हैं वो कैसे ओवर द टाइम इवॉल्व होके आए, एंड वी डिस्कस द बैकग्राउंड स्टोरीज ऑफ द इंटायर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। हमने एक टाइमलाइन फॉर्मेट में देखा था, जहां हमने देखा था कि स्टार्ट होता है सारी कहानी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972 से। उसके 20 साल बाद 1992 में अर्थ समिट कंक्लूड होता है, एंड अगेन आफ्टर 20 इयर्स इन 2012 Rio+20 साइन की जाती है। तो ये सारे जो 3 मेजर लैंडमार्क कॉन्फ्रेंसेस, लैंडमार्क समिट्स हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, उनको या तो इंस्पायर करते हैं या तो कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे ग्लोबल कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल्स जो है इन समिट्स के प्लेटफॉर्म पे ही साइन किए गए थे। और अब यदि आपको याद होगा तो उसी वीडियो के अंत में मैंने आपको एक पेज शेयर किया था इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट, और उस चार्ट के थ्रू हमने सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू कम्बैट द टू कंजर्व द एनवायरनमेंट का एक लॉजिकल कैटेगराइजेशन प्रेजेंट किया था। मैंने बताया था कि कई बार यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशंस हैं या ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है वो किससे रिलेटेड है। तो वो जो लॉजिकल कैटेगराइजेशन था, आप अगर ध्यान ना हो तो एक बार फिर से मैं शेयर करता हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं वो पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, उनको कॉम्बैट करने के लिए, कुछ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए है, कुछ जो है हजार्डस मटेरियल्स से रिलेटेड है, देयर प्रोडक्शन, देयर रिलीज, देयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, एंड लास्टली कुछ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। तो हम लोग वन बाय वन ऐसे जो है बाय सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए जितने भी इनिशिएटिव्स दिए गए हैं उनकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में सजेशंस दिया था कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करना चाहिए, एंड दैट वाज अ गुड सजेशन एंड वी लाइक्ड इट। और उसको देखते हुए हमने अपने वीडियो में एक इस फीचर को ऐड किया है कि जिस दिन भी हम जो भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में, उन सबको हम देन एंड देयर ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और कुछ वैसे भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे डिजाइन करके जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंगली। तो हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज वैसे तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, बट फिर भी जिस पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करने जा रहे हैं इनिशिएटिव्स को, उसके लिए मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड स्टोरी देना चाहूंगा, एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं, किस तरह की चेंज की बात कर रहे हैं हम, कौन सा परिवर्तन हो रहा है जलवायु में। देखिए, क्लाइमेट चेंज की जब भी बात करते हैं तो हम 2 मेजर इश्यूज की बात करते हैं, और पहला होता है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है ओजोन डिप्लेशन। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन आप अक्सर न्यूज में सुनते हैं, ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, मेजर इश्यूज हैं जो मेनली क्लाइमेट चेंज इश्यूज कहलाते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग हो या ओजोन डिप्लेशन हो, कौन कितना सिग्निफिकेंट चैलेंज है, कौन कितना बड़ा चैलेंज है, कौन सीवियर इश्यूज है, किसको हमें ज्यादा सीरियसली टैकल करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम किसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर इशू है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ के बीच में उनका लोकेशन होता है। तो ये वाला जो रीजन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ये ऑलरेडी एक हीट सरप्लस जोन है। हीट सरप्लस जोन मतलब कि यहाँ जो है, यहाँ का जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर जो ग्लोब का होता है उससे ज्यादा ही होता है। तो इन रीजन्स में अगर आप 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल से अगर बढ़ा देते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में जनरली होता है, तो इनके ऊपर बहुत डिजास्टर्स कंसिक्वेंस होता है। जैसे इनका एग्रीकल्चर, ये मेनली एग्रो रूरल इकोनॉमी होते हैं, तो इनकी पूरी इकोनॉमी अफेक्टेड होती है एग्रीकल्चरल लॉस की वजह से। प्लस जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि साइक्लोन, फ्लड, इनकी जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है ये भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग इज द मेजर चैलेंज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसका मेन कारण जो है, मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो ग्रीन हाउस गैसेस का एक्सेस रिलीज, राइट। अब जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो उनके लिए ग्लोबल वार्मिंग मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ओजोन डिप्लेशन मेजर प्रॉब्लम है।
क्यों? क्योंकि जिस रीजन्स में वो लोग लोकेटेड हैं, टेम्परेट और आर्कटिक रीजन्स, वहां का टेम्परेचर ग्लोबल मीन टेम्परेचर से ऑलरेडी कम है। तो उनके यहाँ अगर 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ भी जाती है तो इमीडिएट इफेक्ट उसका बहुत ज्यादा नहीं है। वो लोग इनफैक्ट कहीं कुछ ना कुछ उनको इमीडिएट बेनिफिट ही होता है, क्योंकि उनके कई सारे रीजन्स होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होने की वजह से पूरी तरह से इकोनॉमिकली अनवाइबल होते हैं। तो उनके यहाँ अगर टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ भी गई तो वो रीजन्स को भी वो कैपिटलाइज करने में सक्षम हो जाते हैं। तो उनके लिए ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ मेजर इशू। उनके लिए क्या मेजर इशू है? ओजोन डिप्लेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ओजोन डिप्लेशन के वजह से जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो है वो टेम्परेट और आर्कटिक रीजन्स हैं, जहां डेवलप्ड कंट्रीज बसे हैं। पूरा यूरोपियन कंट्रीज, पूरा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आप मैप में देखोगे तो 40 डिग्री से ऊपर उनका ज्यादा लैंड मास एरिया है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ओजोन होल का कंसेप्ट आपने सुना होगा। ओजोन होल का मतलब होता है कि ओजोन लेयर के बारे में आप जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के हाइट पे ओजोन गैस का एक लेयर होता है, और ये लेयर जो है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से निकलती है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन के थ्रू। तो ये जो ओजोन होल का कंसेप्ट होता है वो अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में ये इतना ज्यादा पतला हो जाता है कि ये इनइफेक्टिव हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए। तो इसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये आर्कटिक रीजन्स में सबसे पहले स्ट्राइक करते हैं अर्थ सरफेस पे, और वहां के रीजन्स में जो भी कंट्रीज हैं उनको सबसे पहले प्रभावित करते हैं, या उनसे जो पास में टेम्परेट रीजन्स में है। तो यही कारण है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ओजोन डिप्लेशन को बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं इन कंपैरिजन टू ग्लोबल वार्मिंग। और एक टेक्निकल बात है, जैसे कि क्यों अंटार्कटिका या आर्कटिक रीजन्स में ये ओजोन होल का कंसेप्ट वहीं क्यों ज्यादा होता है, तो उसका कारण है कि एक तो कि पोलर फ्रंट, जो पोलर फ्रंट बनता है, आप ज्योग्राफी में पोलर फ्रंट पढ़े होंगे कि पोलर फ्रंट क्या करता है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये कैरी करके स्ट्रेटोस्फेयर में लेके जाता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ऑलरेडी स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं। ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या करते हैं कि जो फ्री क्लोरीन रेडिकल्स होता है, जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के डिसोसिएशन से निकलता है फ्री क्लोरीन रेडिकल्स, इन फ्री क्लोरीन रेडिकल्स को ये लोग बेस प्रोवाइड करते हैं, और यही फ्री क्लोरीन रेडिकल्स एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस क्रिएट करके जो ओजोन होता है उसको डिसोसिएट कर देते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और फ्री ऑक्सीजन में, राइट। और इस तरह से ओजोन लेयर जो है पूरी तरह से डिप्लीट होता है उन रीजन्स में ज्यादा। तो आपको समझ में आ रही है कि क्यों ओजोन होल जो है अंटार्कटिका में और आर्कटिक रीजन्स में ज्यादा मेजर इशू है। तो अब बात करते हैं डेवलपिंग की। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए जितने भी कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल साइन किए गए हैं उसको उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके सक्सेसफुल बना दिया। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है तो उनकी जो एटीट्यूड होती है इस इशू को लेके, इस प्रॉब्लम को लेके, वो काफी नॉन सीरियस और काफी कैजुअल होती है। बहुत सारे कंट्रीज जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स को साइन ही नहीं करते हैं। कुछ कंट्रीज जो है साइन करने के बाद, रेटिफिकेशन करने के बाद भी विड्रॉ कर लेते हैं, और इस तरह से जो भी प्रोटोकॉल्स या कन्वेंशंस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए अभी तक साइन किए गए हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको अगर देखना है तो आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल को कंपेयर कर लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल among all the environmental initiatives। ये यूनिवर्सली रेटिफाइड है, इसको बढ़ चढ़ के डेवलप्ड कंट्रीज ने इसको प्रसार किया कि धरती खतरे में है, ओजोन लेयर खतरे में है, और इस तरह से इसको पूरी तरह से सक्सेसफुल बना दिया। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल का क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल में उन लोगों ने फंडिंग देने से भी उनको दिक्कत थी, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भी दिक्कत थी, उनको लगता था कि डेवलपिंग कंट्रीज को हम बैठा के खिला रहे हैं, और इस तरीके से जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके आउटकम बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहे। और लास्टली इसको इन्होंने चेंज कर दिया पेरिस क्लाइमेट डील में, जहां की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रही है स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स या इनिशिएटिव्स हैं वो सक्सेस हुए कि फेलियर हुए, इन सब का कारण जो है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट रहा है। तो यही एक बैकग्राउंड स्टोरी थी इन इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स की। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या हमें उसके प्रोविजंस हैं, और किस किस तरह से हम उसको देखेंगे, राइट। तो मैं आपको पेज शेयर करता हूं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज, मूव फॉरवर्ड टू सेव आवर अर्थ।
राइट। सबसे पहले हमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स देखने हैं, देख सकते हैं आप, ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ लाइन से हमने सबसे पहले ओजोन डिप्लेशन की बात करी है, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि सबसे पहले बड़े लोगों की बात की जाए डेवलप्ड कंट्रीज की, तो सबसे पहले आता है वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर 1985। फिर आता है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वियना कन्वेंशन के ही प्लेटफॉर्म पे साइन किया गया था, तो उसी का पार्ट है, राइट। किगाली एग्रीमेंट 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करके ये एग्रीमेंट साइन किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करने के लिए, राइट। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम आते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी 1992, जो कि अर्थ समिट के प्लेटफॉर्म पे सिग्नेचर के साइनिंग के लिए खोला गया था, आपको याद होगा। और यही यूएनएफसीसीसी के प्लेटफॉर्म पे 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन की गई। फिर हमारा आता है रीड और रीड प्लस, ये जो है डिफोरेस्टेशन रोकने के लिए लाया गया था। फिर हमारा आता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस 2008 में, यूरोपियन यूनियन जो है इसको, इन्होंने यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने मिलकर इस अलायंस को डेवलप किया था, और इससे क्वेश्चंस 2017 में यूपीएससी ने पूछ चुका है। अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में यूएनएफसीसी का ही ये भी है, उसी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था पेरिस में 2015 में, जिससे कि हम पोस्ट क्योटो कैसा अरेंजमेंट होगा इसको हमने डिसाइड किया इस एग्रीमेंट के थ्रू। फिर हमारे कुछ इन्वायरमेंटल बॉडीज हैं क्लाइमेट चेंज को या दूसरे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के को सपोर्ट करने के लिए, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 1988 में लाया गया। ये एक असेसमेंट बॉडी है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी 1972, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का द मोस्ट इंपोर्टेंट आउटकम था वो यूएनईपी था। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है, स्पेशल प्रोग्राम है, जो कोऑर्डिनेट करती है वेरियस इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स को। जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हमने दुनिया भर के इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, उसमें मेन इनिशिएटिव्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन द्वारा चलाया गया था। फिर हमारा आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये जो है एक फंडिंग फैसिलिटी है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करती है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। फिर हमारा आता है ग्रीन क्लाइमेट फंड 2015, जो कि पेरिस क्लाइमेट में इसको बनाया गया था कि 2020 के बाद जो है कैसे डेवलप्ड कंट्रीज जो है फंड इकट्ठा करके डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं हमें डिस्कस करना है क्लाइमेट चेंज के अंदर, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। वियना कन्वेंशन ऑस्ट्रिया में है, वियना, आपको पता होगा। देखिए ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर यूएन प्लेटफॉर्म पे याद रखिएगा इस वियना कन्वेंशन को साइन किया गया, और ये 1985 में ओपन किया गया सिग्नेचर के लिए, राइट। लेकिन इसको जो इन्फोर्स करने का ईयर था वो 1988 था, मतलब जो भी साइन करेगा इसके जो भी प्रोविजंस हैं वो 1988 से लागू होने थे। इसकी कुछ खासियत है, सबसे पहली इसकी क्या खासियत है कि ये यूनिवर्सल रेटिफिकेशन था। इसका यूनिवर्सल रेटिफिकेशन का मतलब कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे उस टाइम में सभी ने इसको रेटिफाई किया था, ईच एंड एवरीवन। तो इसलिए यूनिवर्सल रेटिफिकेशन इसका मेन जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस वियना कन्वेंशन का, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क था इंटरनेशनल एफर्ट्स का, और इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, कोई रिडक्शन गोल्स इसके लिए नहीं थे, क्योंकि ये अभी एक कन्वेंशन था, स्टार्टिंग फेज था। तो यहाँ इसको ना ही लीगली बाइंडिंग किया गया 1985 में, ना ही इसमें कुछ रिडक्शंस गोल सेट किए गए, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये सारी बातें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया। 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था तो उसको जब साइन किया गया तो उसमें ये प्रोविजंस रखे गए थे कि लीगली बाइंडिंग होंगे, रिडक्शन गोल सेट किए जाएंगे हर एक कंट्री के लिए, और जो भी बाकी सब अरेंजमेंट्स होंगे। तो अगर केवल वियना कन्वेंशन के बारे में पूछा जाए कि इज इट लीगली बाइंडिंग और नॉट, तो आप कहेंगे नो, इट डज नॉट हैव लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो ना ही कोई रिडक्शन गोल था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने के लिए, ठीक है। मेन इसका पर्पस था कि एक कमिटमेंट इंश्योर करना था कि सारे कंट्रीज डेवलप्ड और डेवलपिंग मिलके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को धीरे धीरे फेज आउट करेंगे, मतलब उनके प्रोडक्शन को रोकेंगे, कर्व करेंगे, और धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और शिफ्ट हो जाएंगे किसी और गैसेस पे उनके मतलब यूटिलिटी के लिए, राइट। तो ये पूरा वियना कन्वेंशन था। नेक्स्ट हमारा आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैसा आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, वियना कन्वेंशन के ही प्लेटफॉर्म पे एक प्रोटोकॉल साइन की गई थी 1987 में, 2 साल बाद।
ये जो है 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को इसको साइन किया गया, और ये फोर्स में कब आया? 1989 में। तो ये जो 16 सितंबर डेट है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का साइनिंग का डेट था, और इसीलिए इसे 16 सितंबर को हम ओजोन डे भी मनाते हैं, राइट। इसका मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है, कि जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन को हार्म पहुंचाते हैं, उसको मतलब ये डिप्लीट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको धीरे धीरे फेज आउट करना, उनके मतलब रिलीज, प्रोडक्शन और रिलीज को धीरे धीरे एंड करना, इसका मेन एम था। ये एक यूनिवर्सल ट्रीटी है, मतलब कि जस्ट लाइक जो भी कंट्री वियना कन्वेंशन में जैसे सारे कंट्रीज ने साइन किया, उसी तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी ईच एंड एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ यूएन ने इसको साइन किया था, 197 कंट्रीज को। और ये एग्जांपल है एक्सेप्शनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन का। 1987 में जिस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था, सोवियत ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक के बीच में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन फिर भी जो है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को यूएन के सारे मेंबर्स ने सर्वसम्मति से इसको साइन किया। और इसके जो मेन फीचर्स हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, वो क्या क्या हैं? तो लीगली बाइंडिंग है, आप याद रखेंगे कि एक बार आपने साइन कर दिया, रेटिफाई कर दिया, तो इसके जो भी आपको प्रोविजंस हैं उसको आपको करना ही है, फॉलो करना है। रिडक्शन टारगेट्स इसमें दिए गए थे, फिक्स्ड रिडक्शन टारगेट्स, और ये जो रिडक्शन टारगेट्स थे वो अलग अलग थे, सेम नहीं थे। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रिंजेंट टारगेट था, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ सॉफ्ट टारगेट्स थे। तो इस तरह से ग्रुप में बांट के टारगेट्स दिए गए थे, राइट। और इसमें नॉन कंप्लायंस प्रोसीजर भी इसमें डाला गया था कि अगर कोई कंट्री अपने रिडक्शन टारगेट्स को कंप्लाई नहीं करता है, अपने कमिटमेंट्स को कंप्लाई नहीं करता है, तो क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे इस केस में। तो इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत है नहीं कि क्या क्या प्रोसीजर है, बट हमें इतना ध्यान रखना है कि नॉन कंप्लायंस प्रोसीजर करके एक प्रोविजन रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, राइट। मल्टीलेटरल फंड्स भी इसमें रेज किए गए थे, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलके एक फंड रेज किया था, और वो फंडिंग करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो कि अभी अभी विकास के पथ पे चलने वाले थे, तब तक उनके ऊपर जो आप इतना ज्यादा ये लगा रहे हैं कि आप ये यूज मत करो, ये प्रोडक्शन मत करो, तो उनको हेल्प करने के लिए ये फंड्स रेज किए गए थे टू फिनांस देम, डेवलपिंग कंट्रीज, राइट, ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें। अब इसमें आपको याद रखनी है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में टारगेटेड गैसेस कौन कौन से थे, कौन कौन से गैसेस एक्चुअली हमें फेज आउट करने थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो सबसे पहला था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी जो सबसे पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस था उस टाइम में, उसे फेज आउट करना था। दूसरा था हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, और चौथा था एचएफसी। तो ये चार गैसेस का आप नाम याद रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स। हेलोन्स जो क्या होता है, बहुत सारे गैसेस की एक क्लास होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रोमिनेटेड गैसेस, सो मेनी गैसेस होंगे, आप उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल हेलोन्स याद रखेंगे तो काफी है, राइट। और लास्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं होता है, इससे ओजोन को कोई हार्म नहीं पहुंचता है, मगर लेटर ऑन हमें समझ आया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ही ज्यादा पोटेंट गैस था ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए थे। इसलिए हमने इसको 2016 में किगाली एग्रीमेंट को साइन करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिस्ट ऑफ गैसेस में इसको हमने इंक्लूड किया, राइट। लेकिन आज के समय में अगर आपसे पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कौन कौन से गैसेस है, तो यस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को आप इंक्लूड करेंगे, जबकि 1987 में ये उस समय इंक्लूडेड नहीं था, ये 2016 में इंक्लूड किया गया एक अमेंडमेंट करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और वो अमेंडमेंट कब और कहां किया गया, तो 2016 में किगाली एग्रीमेंट में किया गया, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं किगाली एग्रीमेंट की। ये किगाली एग्रीमेंट क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक अमेंडमेंट था। कब था, कहां था? तो वियना कन्वेंशन का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मीटिंग होती है, तो उसकी मीटिंग जो 2016 में किगाली रवांडा में हुई, तो वहीं पे ये प्रपोजल को पास किया गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करके और एक नया गैस जो है उनके टारगेटेड लिस्ट में ऐड करना था। और वो गैस कौन सा था? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था। तो जाहिर सी बात है कि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सेसफुल रहा तो किगाली एग्रीमेंट को भी सारे कंट्रीज ने साइन किया। टोटल 197 कंट्रीज जो है उन्होंने सबने अपनी सहमति जताई कि हम जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो अभी प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल है, इसको हम घटा के 85% तक हम घटा देंगे 2045 तक। तो ये इनका जो है मेन एम था।
अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कोई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। मतलब कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से ओजोन को कोई हार्म नहीं पहुंचता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरह। और उसका कारण क्या है कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, ये दोनों हल्के गैस होते हैं। तो ये अगर आप रिलीज करते हो ट्रोपोस्फेयर में तो वो इतने हल्के होते हैं कि धीरे धीरे वो चले जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ये गैसेस जो है ओजोन को डिप्लीट करेंगे, उसको हार्म करेंगे। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जो है हेवियर गैस होता है। तो ये गैस अगर आप रिलीज भी करते हो ट्रोपोस्फेयर में एकदम ग्राउंड लेवल पे, तो ये जो है खुद से उठ के वो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं जा सकता है, और इसलिए ये ओजोन डिप्लीशन में किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करता है। फिर प्रश्न है कि हम इसको फिर क्यों इसको हम इसके ऊपर प्रोडक्शन पे हम फेज आउट करने के लिए ये एग्रीमेंट ला रहे हैं। तो उसका कारण है कि इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की। ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है किसी भी ग्रीन हाउस गैस की क्षमता को दर्शाती है कि वो कितना ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है ग्लोबल वार्मिंग करने की। तो वो हम इंडिकेट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से। वो पर्टिकुलरली एक नंबर होता है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल होता है, और इन सबकी पोटेंशियल को हम इंडिकेट करते हैं विथ रेफरेंस टू द पोटेंशियल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी क्षमता होती है उसी के रेफरेंस में हम इंडिकेट करते हैं बाकी सारे गैसेस को। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 होता है, ठीक है। अब जिस गैस का जो भी नंबर होगा, उसका जो भी पोटेंशियल होगा, सपोज किसी का 5 हो, किसी का 10 हो, तो जितना नंबर होगा उतना गुना ज्यादा कैपेबल होगा ग्लोबल वार्मिंग करने को वो पर्टिकुलर गैस। जैसे मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 25 होता है, तो मीथेन जो है 25 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है इन कंपैरिजन टू CO2। सेम अमाउंट ऑफ मीथेन आप अगर रिलीज करते हैं, जितना CO2, सपोज 1 kg CO2 रिलीज कर दिया और 1 kg मीथेन रिलीज कर दिया, तो 1 kg CO2 जितना वार्मिंग इफेक्ट करेगा उसका 25 गुना 1 kg मीथेन करेगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा गैस ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा हार्मफुल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, राइट। तो इसी तरह से जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो इतना ज्यादा पोटेंट है कि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 12,000 से 14,000 तक होता है। HFC में बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, जैसे सबसे पोटेंट वेरिएंट जो है HFC का वो HFC 23 होता है। तो ये HFC 23 का जो पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, वो 12,000 टू 14,000 होता है। मतलब आप समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 12,000 से 14,000 गुना ज्यादा वार्मिंग इफेक्ट होता है HFC का। तो आप सोच सकते हैं कि अगर HFC को हम जो है रिलीज करें, ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, रिलीज करें एटमॉस्फेयर में, तो ग्लोबल वार्मिंग कितना ज्यादा होगी, कितना ज्यादा डिजास्टर्स इंपैक्ट होगा क्लाइमेट के ऊपर। तो इसलिए इसको जो है हम लोग इसको फेज आउट करने के लिए किगाली एग्रीमेंट लाएं। बट प्रश्न यहाँ पे ये है कि जब ये ग्लोबल वार्मिंग करता है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, तो हम इसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज में क्यों नहीं रखते हैं? क्यों हम इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको ऐड किया? तो उसका कारण ये है कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस है, इसको प्रोडक्शन ही तब शुरू हुआ जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC पर बैन कर दिया गया। यानी HFC इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ CFC एंड HCFC, राइट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कंप्लाई करने के लिए HFC का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब रिस्पॉन्सिबल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि HFC को भी कर्व किया जाए। और इसलिए और दूसरी बात है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल। तो जब इतना सक्सेसफुल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा, तो इसमें अगर हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी उतना ही सक्सेसफुल होगा। इसलिए HFC को हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर डाल के किगाली अमेंडमेंट करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिस्ट ऑफ टारगेटेड गैस में हमने HFC को जोड़ दिया। अब ये किगाली एग्रीमेंट जस्ट लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक लीगली बाइंडिंग है। मतलब कि जो भी साइन करता है, रेटिफाई करता है, उसको कंप्लाई करना ही है, राइट। इसमें रिडक्शन टारगेट्स भी हैं, फिक्स्ड रिडक्शन टारगेट्स हैं, और इसमें पेनाल्टी का भी प्रोविजन है नॉन कंप्लायंस करने के लिए, नॉन कंप्लायंस के लिए। यानी अगर कोई देश जो है अपने कमिटमेंट को कंप्लाई नहीं करता है, तो उसको उसके लिए पेनल प्रोविजंस हैं, जैसे कि उसकी टारगेट्स को बढ़ा दी जाएगी या फिर उसको फंडिंग उसकी रोक दी जाएगी। तो इस तरह की चीजें जो है इसमें पेनल प्रोविजंस दिए गए हैं किगाली एग्रीमेंट में।
और लास्ट इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि इनहैंस्ड फंडिंग सपोर्ट, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने टारगेट्स अचीव कर सके विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर डेवलपमेंट, इसके लिए इनहैंस्ड फंडिंग सपोर्ट का प्रोविजन इसमें लाया गया। यानी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेल ऑफ कंट्रीज हैं, वो एक फंड को रेज करेंगे और वो फंड यूज किया जाएगा फिनांस करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को, सो दैट दे कैन अचीव देयर टारगेट्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद देयर डेवलपमेंट। तो ये जो है किगाली एग्रीमेंट का मेन प्रोविजंस थे। अब चूंकि किगाली एग्रीमेंट बहुत रेसेंट है, अभी तक क्वेश्चंस इस पे पूछे नहीं गए हैं, तो किगाली एग्रीमेंट को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टाइमलाइन सेट है किगाली एग्रीमेंट में कि 3 ग्रुप में सारे कंट्रीज को बांट दिए गए हैं और तीनों ग्रुप को अलग अलग टारगेट, अलग अलग टाइमलाइंस दिए गए हैं इसको कंप्लाई करने के लिए। तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप है, उसके क्या क्या टारगेट्स हैं और कैसे उन्हें कंप्लाई करना है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें, ये है आपका रिचेस्ट कंट्रीज का ग्रुप, और उसमें आते हैं यूएस, यूरोपियन यूनियन। तो ये कंट्रीज जो हैं, जो कि ऑलरेडी वेल ऑफ है, डेवलप्ड हैं और काफी इनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है बाकी कंपैरिजन में, तो इनके लिए जो टारगेट्स हैं वो थोड़ी सी हायर होंगे, थोड़ी ज्यादा टारगेट्स होंगे। इनके लिए जो टाइम होगा कंट्रोल करने का वो भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये कैपेबल है, ये कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या टारगेट है कि सबसे पहले 2016 में ये डिसाइड किया गया कि ये 2018 तक अपने प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को फ्रीज कर देंगे, यानी कि 2018 में वो जितना भी उनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल होगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, वो अब इंक्रीज नहीं करेगा। 2018 तक जो इंक्रीज करना है वही करेगा, उस लेवल से अब ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इनको ये पहले सेट किया गया, और उसके बाद जहां तक घटाने की बात कही गई तो इनको टाइमलाइन दिया गया 2036 तक, और बोला गया कि 2036 तक ये जितना इनका प्रोडक्शन लेवल है उसको घटा के 15% पे लाएंगे। और ये कौन सा लेवल करेंगे, तो 2012 का लेवल, मतलब कि 2012 में अगर ये 100 केजी प्रोड्यूस करते थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो 2036 में ये मात्र 15 केजी प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से ये घटा के इसको लाएंगे। तो ये इनके टारगेट्स थे। फिर हमारा सेकंड ग्रुप आता है जिसमें चाइना, ब्राजील और ऑल ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं। अब इनके लिए क्या क्या है टारगेट्स, तो सबसे पहले कि इनका जो फ्रीजिंग टारगेट है ये 2024 है। जैसे फर्स्ट ग्रुप का 2018 था, इनको 6 साल का रिलैक्सेशन दिया गया कि ठीक है आप 2024 तक जितना आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है बढ़ा लो, 2024 के बाद आप कोई प्रोडक्शन को इंक्रीज लेवल को नहीं करोगे। जैसे मान लो अभी आप 80 केजी प्रोड्यूस करते हो एचएफसी, तो 2024 तक आपको 100 केजी तक ले जा सकते हो, बट 2024 में अगर आप 100 केजी लेके गए तो 100 से फिर 101 केजी आप नहीं लेके जाएंगे। तो 2024 को फ्रीजिंग टाइमलाइन जो है इनको दे दिया गया सेकंड ग्रुप को। और इनको घटाने का, रिडक्शन का टाइमलाइन क्या है, तो इनको 2045 तक रिड्यूस कर देना है। कितना, 20%, मतलब कि जितना प्रोड्यूस ये 2021 में करते थे, क्योंकि इनका जो लेवल है वो 2021 का दिया गया है, और जो फर्स्ट ग्रुप का लेवल था वो 2012 के लेवल पे इनको करना था, घटाना था। मतलब कि 2021 में अगर ये 100 केजी प्रोड्यूस करते हैं तो 2045 में इनको उसको रिड्यूस करके 20 केजी पे लाना है। मतलब कि 2045 ईयर में या उसके बाद ये मात्र 20 केजी ही पर ईयर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो है इनके टारगेट्स थे। अब थर्ड ग्रुप के क्या टारगेट हैं, थर्ड ग्रुप में कौन कौन आएंगे, थर्ड ग्रुप में जो है वो कंट्रीज आएंगे जिनके साथ बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी भी उनकी वीक है, जैसे इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। तो ये सारे लोग जो है थर्ड ग्रुप में आएंगे। और इनका जो फ्रीजिंग टाइमलाइन है वो 2028 है, मतलब कि ये 2028 तक अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, और 2028 में जिस लेवल पे पहुंचेंगे वहीं पे उनको स्टॉप कर देना है, मतलब इससे ज्यादा पर ईयर ये प्रोडक्शन नहीं करेंगे। राइट, तो ये जो है 2028 इनको टाइमलाइन दी गई, फ्रीजिंग टाइमलाइन। और ये रिडक्शन टाइमलाइन इनको क्या दिया गया, 2047, मतलब कि 2047 में इनके अपने प्रोडक्शन लेवल को घटा के 15% पे ला देना है। और ये कौन से ईयर के लेवल से 15% लाएंगे, तो 2025 के लेवल से। जो 2021 का लेवल सेकंड ग्रुप के लिए सेट था, 2012 का लेवल फर्स्ट ग्रुप के लिए सेट था, इनके लिए 2025, मतलब कि 2025 में वो जितना ये करते थे, वो प्रोड्यूस करते थे, उसका ये 15% जो है प्रोड्यूस करेंगे 2047 में। मतलब अगर ये 100 केजी प्रोड्यूस करते थे 2025 में,
करेंगे, मतलब अभी फ्यूचर में आने वाला है। तो 2025 में अगर ये 100 केजी करेंगे तो 2047 में इनको मात्र 15 केजी पर ईयर प्रोडक्शन पे लाना होगा। तो ये जो है टाइमलाइन है किगाली एग्रीमेंट के अंदर। तो ये किगाली एग्रीमेंट हो गई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया। दिस वर ऑल अबाउट द ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू काउंटर द ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन के लिए को काउंटर करने के लिए ये सारे चीजें हम लाए गए। किगाली एग्रीमेंट पर्टिकुलरली ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए था, लेकिन सिंस ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ही अंदर आता है तो इसलिए हमने साथ में इसे देख लिया, राइट। अब जो है ये मेरा पूरा कंप्लीट था ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से हम क्या क्या इनिशिएटिव्स या कन्वेंशंस जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमने साइन किए हैं, जैसे कि यूएनएफसीसी आएगा, क्योटो प्रोटोकॉल आएगा, और उससे रिलेटेड जितने भी कन्वेंशंस प्रोटोकॉल्स होंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन एग्रीमेंट्स जो भी हमने आज डिस्कस किया और जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इन दोनों वीडियोस में जो भी बातें हमने करी है, 2 वीडियोस में, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उस इन क्वेश्चंस को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पिछले 10 साल में पर्टिकुलरली, अब तो यूपीएससी तो पिछले 50 साल को तो नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी पिछले 10 साल में आफ्टर 2010 जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 2 वीडियोस में जो हमने पढ़े हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2011 में पूछा गया था, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन हैज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न, राइट है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अंटार्कटिक रीजन में जो ओजोन होल होता है वो क्यों होता है। तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन को देखिएगा, आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या डिस्कस किया था। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस की तो हमने कोई बात ही नहीं करी है आज के वीडियो में। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट की हमने बात करी है कि पोलर फ्रंट जो है वहां पे बनता है। एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की बात की थी मैंने, जो बेस प्रोवाइड करता है फ्री क्लोरीन रेडिकल्स को। एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है हमने डिस्कस करी है अभी थोड़ी देर पहले कि क्यों ओजोन होल अंटार्कटिका या आर्कटिक रीजन्स में बनता है। तो आपका मोस्ट प्रोबेबली बी आंसर होगा। बाकी दोनों को भी आप देख लो। एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ये तो बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है, हो नहीं सकता है। इंक्रीज टेम्परेचर एट पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ये भी कोई करेक्शन नहीं है इसका। तो आपका आंसर बी होगा इसमें, प्रेजेंस ऑफ परमानेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ सीएफसी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the ozone depleting substances? ओडीएस को कंट्रोल और फेज आउट करने के लिए कौन सा हमने इनिशिएटिव लिया है? ये 2015 में क्वेश्चन था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जाहिर सी बात है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस तो होगा नहीं, ये तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए था। नगोया प्रोटोकॉल जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए है। ये सारी चीजें हम बात करेंगे। हमारा आंसर होगा बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन भी 2015 में आया था। व्हाट इज रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। तो रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस एक्चुअली ये पूछना चाहते हैं कि क्या था, किससे रिलेटेड था। अगर आप 4 ऑप्शंस हैं, मैंने आपको जो लॉजिकल कैटेगराइजेशन वाला चार्ट दिया था और उसमें उस टाइम मैंने ये भी बताया था कि कई बार यूपीएससी जो है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है, किसी इनिशिएटिव्स, किसी कॉन्फ्रेंस, किसी समिट को का नाम दे देगा और आपसे पूछ देगा कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है। और वो आप केवल चार्ट दे जो है आप ध्यान रखेंगे जो हमने दिया था, तो उससे ऐसे क्वेश्चंस आप रिजॉल्व कर लेंगे। तो रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस ये 2015 में पूछा गया था। इट इज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It is a ministerial meeting of the World Trade Organization. It is a conference of Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. It is a conference of the member countries by the Convention on Biodiversity. अब आपको पता है कि रियो प्लस 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, तो सीधा सीधा एक ही इसमें ऑप्शन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आपका आंसर ए होगा, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. अब देखिए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। लास्ट वीडियो अगर आपको याद होगा, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा, वो लास्ट वीडियो जो फर्स्ट हमारा वीडियो था, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसको देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस दिन हमने एक सारी बैकग्राउंड डिस्कस की थी, तो उसमें हमने रियो प्लस 20 के बारे में भी डिस्कस किया था, जो 2012 में जो कंक्लूड किया गया था। तो रियो प्लस 20 का जो मेजर आउटकम था, उसमें हमने वन ऑफ द आउटकम को देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब जो ये एसडीजी, जो यूएनडीपी ने इसको
प्रपोज किया है 2015 से 2030 तक हमें टारगेट है एसडीजीज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। ये जो है फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था Rio+20 के प्लेटफॉर्म पे 2012 में, राइट। और ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रपोज्ड इन 1972 में बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम। एक्चुअली 1972 में एक क्लब ऑफ रोम हुआ था, जो कि दुनिया भर के साइंटिस्ट वहां पे एकत्रित हुए थे, और उन लोगों ने एक सेमिनल पेपर जो है प्रेजेंट किया था वहां पे, जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। तो वो लिमिट्स टू ग्रोथ को कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे एसडीजी से। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एसडीजी जो पहली बार प्रपोज 2012 में Rio+20 के प्लेटफॉर्म पे हुआ था, न कि क्लब ऑफ रोम के प्लेटफॉर्म पे। क्लब ऑफ रोम के प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ था, लिमिट्स टू ग्रोथ कंक्लूड हुआ था, लिमिट्स टू ग्रोथ प्रेजेंट किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। बिल्कुल सही है, 2015 से 30 का हमारा टाइमलाइन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। तो इसमें कौन सा होगा आपका 2 ओनली, मतलब बी ऑप्शन होगा आपका, 1 नहीं होगा। कौन सा करेक्ट है, राइट। अब देखते हैं, विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एजेंडा 21 के बारे में, एजेंडा 21 को भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उस चार्ट में भी हमने दिया है कि एजेंडा 21 किस चीज के लिए था। एजेंडा 21 एक्चुअली था आपको अर्थ समिट पे, अर्थ समिट जो हुई थी, तो उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स जो है रिलीज किए गए थे, जिसमें से कि पहला था रियो डिक्लेरेशन, जो कि प्रिंसिपल्स उसमें इंश्राइंड थे, जिन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे टू इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो रियो डिक्लेरेशन था। दूसरा था एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था, ये एक्शन प्लान था, वो डिटेल्ड एक्शन प्लान उसमें इंश्राइंड थे कि हमें क्या क्या करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। और तीसरा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो थे वो आउटकम थे किसके, अर्थ समिट के। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। इट इज ए ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये ग्लोबल एक्शन प्लान है एजेंडा 21। इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। अब ये तो गलत है, क्योंकि 1992 में अर्थ समिट के प्लेटफॉर्म पे ये डॉक्यूमेंट रिलीज की गई थी एजेंडा 21 को, और ये तो बोल रहा है कि जोहान्सबर्ग में 2002 में की गई थी। तो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इसलिए आपका ऑप्शन होगा ए, 1 ओनली, राइट। अब ये जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा था, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन क्लाइमेट, ग्रीन इकोनॉमी, सॉरी, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज। पेज क्या है, एक यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एट। मतलब इसमें सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जो पेज जो इनिशिएटिव है, ये कब जो है इमर्ज हुआ, किस प्लेटफॉर्म से इमर्ज हुआ। तो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, और उस चार्ट में भी मेंशन किया है कि ये जो पेज इनिशिएटिव है वो Rio+20 के प्लेटफॉर्म पे इमर्ज हुआ था, Rio+20 2012 में, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। तो इसमें जो है आपका ऑप्शंस है, अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहान्सबर्ग गलत, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरो सही है, यही Rio+20 है जो यूएन कॉन्फ्रेंस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पे 2012 में। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 पेरिस, बिल्कुल गलत है, ये यूएनएफसीसी से कोई लेना देना इसका नहीं था पेज का। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016 न्यू दिल्ली, ये भी गलत है। तो आपका आंसर बी होगा, Rio+20 के प्लेटफॉर्म पे पेज इनिशिएटिव एक उसका आउटकम था। जैसे हमने देखा था कि फ्यूचर आपको, जैसे कि उसमें 3-4 आपको जो उसके आउटकम थे, जिसमें कि आप एक आपका एसडीजी था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, फिर से आपको पेज था। तो यही आपका मेन जो क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं यूपीएससी में, इन 2 वीडियोस में हम जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड, राइट। तो ये हमारा आज का वीडियो था, आई होप यू लाइक दैट। और अब अगले वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उस वीडियोस में हम यूएनएफसीसीसी को देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल को देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड टिल दैट हैव ए नाइस डे। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, because that gives us the actual motivation to enhance our presentation and content.